नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मामले पर बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से चल रहा एक अनकहा, एक अदृश्य युद्ध। बिल्कुल। हमारे पास ईरान बनाम इजराइल एक अदृश्य युद्ध नाम के विश्लेषण के कुछ अंश हैं। तो आज हमारा मकसद है इस छिपे हुए संघर्ष की जड़ें समझना, कुछ अहम घटनाओं को देखना और ये समझने की कोशिश करना कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये दुश्मनी ऐसी है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और हमारे स्रोत यही बताते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से। हाँ, वो एक बहुत निर्णायक मोड़ था। शाह को हटा दिया गया, आयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए। और आते ही उन्होंने अमेरिका को महान शैतान कहा और इजराइल को छोटा शैतान। ये सिर्फ नाम नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा विश्लेषण में साफ है, ईरान वो पहला बड़ा मुस्लिम देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर इजराइल की वैधता को ही नकार दिया। उसे नक्शों से हटा दिया। हाँ, और उसके खिलाफ जो हथियारबंद गुट थे, उनको पैसा देना, समर्थन देना शुरू कर दिया। इजराइल के लिए तो ये सीधे सीधे मतलब जंग का ऐलान था। तो यहीं से वो वैचारिक टकराव शुरू हुआ। हाँ, इसी ने उस गहरी दुश्मनी की नींव रखी जो आज तक कायम है। और फिर शुरू हुआ वो अदृश्य युद्ध, वो शाया युद्ध, पर्दे के पीछे वाला खेल। बिल्कुल। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने फौरन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें शक था। और ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। यूरेनियम संवर्धन के लिए जमीन के नीचे लैब बना लिए। हाँ, और फिर वो दौर आया 2007 से 2012 के बीच का। एक के बाद एक 4 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। रहस्यमयी तरीकों से, धमाकों में, अक्सर अपनी कारों में, तेहरान की सड़कों पर। हाँ, ईरान ने सीधा इल्जाम मोसाद पर लगाया। इजराइल हमेशा की तरह खामोश। ये चुप्पी भी आप देखें तो इस अदृश्य युद्ध का एक हिस्सा है। और फिर 2010 में वो स्टक्सनेट हमला, ये तो कमाल ही था। हाँ, वो पहला ऐसा साइबर हथियार था, एक कंप्यूटर वायरस जिसने असल दुनिया में मतलब भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। उसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस, जो यूरेनियम संवर्धन के लिए बहुत जरूरी मशीन है, उन्हें तबाह कर दिया। और बाद में ये बात सामने आई कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। सोचिए ये किस लेवल का टकराव है। इसने ईरान के अंदर एक शक और क्या कहते हैं, पैरानोया पैदा किया होगा। बिल्कुल, जिसका असर आज भी उनकी साइबर सुरक्षा पर दिखता है। ये हत्याएं हैं, ये साइबर हमले और फिर किसी का जिम्मेदारी न लेना, यही इस लड़ाई का असली चेहरा है। फिर एक उम्मीद जगी थी 2015 में, वो परमाणु समझौता JCPOA। हाँ, ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच लगा था कि शायद अब तनाव कुछ कम होगा, प्रतिबंध हटेंगे, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा। लेकिन वो उम्मीद ज्यादा टिकी नहीं। 2018 में अमेरिका, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, वो समझौते से बाहर आ गए, ये कहते हुए कि ईरान धोखा दे रहा है। और बस तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया। प्रतिबंध वापस लग गए, ईरान का गुस्सा बढ़ा और फिर वो घटना हुई 3 जनवरी 2020। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत अमेरिकी ड्रोन हमले में। वो ईरान में खुमैनी के बाद शायद सबसे ताकतवर शख्स माने जाते थे। हाँ, उनकी मौत ने तो जैसे आग ही लगा दी। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागीं। एक वक्त लगा कि शायद अब खुली जंग होकर रहेगी। खुली जंग तो नहीं हुई, शुक्र है, लेकिन तनाव एक नए मैदान में पहुंच गया, सीरिया। सही कहा, दुनिया का ध्यान आजकल यूक्रेन पर है, गाजा पर है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि असली टकराव तो सीरिया में पकड़ा है। ईरान वहां बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए पैसा, हथियार, लड़ाके सब भेज रहा है। और इजराइल इसे अपने दरवाजे पर एक बड़ा खतरा मानता है, इसीलिए वो चुप नहीं बैठा है। आंकड़े देखिए, पिछले कुछ सालों में इजराइल ने सीरिया पर 400 से ज्यादा बार हमले किए हैं। 400 से ज्यादा? और निशाना क्या होता है? ईरानी ठिकाने, हथियारों के काफिले। दिलचस्प बात यह भी है, जैसा विश्लेषण में है, कि इजरायली जेट कई बार सीरिया के एयरस्पेस में जाते भी नहीं। हाँ, वो लेबनान या भूमध्य सागर के ऊपर से ही सटीक मिसाइलें दाग देते हैं। ये लड़ाई बहुत खामोश है, बहुत सर्जिकल, लेकिन उतनी ही खतरनाक। तो इस पूरे खेल में बाकी बड़ी ताकतें कहाँ हैं, जैसे रूस का रोल बड़ा दिलचस्प है। वो ईरान को हथियार भी बेचता है, सीरिया में उसका साथ भी देता है, लेकिन साथ ही इजराइल से भी उसके अच्छे संबंध है। वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। और चीन,
उसने तो ईरान के साथ $400 अरब का बड़ा समझौता किया है। हाँ, चीन शांति तो चाहता है क्योंकि उसके आर्थिक हित जुड़े हैं, लेकिन शायद उसे मध्य पूर्व में अमेरिका के असर के कम होने से फायदा भी नजर आता हो। भारत कहाँ खड़ा है? भारत के लिए ये एक मुश्किल संतुलन है। इजराइल एक अहम रक्षा साझेदार है, तो ईरान चाबहार बंदरगाह और तेल के लिए जरूरी है। तो भारत दोनों से रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है। और अमेरिका और नेटो, उनका रुख क्या है? स्रोत साफ कहते हैं कि अगर इजराइल पर कोई सीधा बड़ा हमला होता है तो अमेरिका और नेटो की तरफ से एक बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, एक तो ये जो प्रॉक्सी युद्ध है, मतलब हिजबुल्ला, हमास, यमन के हूती विद्रोही, इनके जरिए लड़ाई जारी रहने की पूरी आशंका है। और परमाणु कार्यक्रम का क्या? अगर ईरान उस सीमा के बहुत करीब पहुंच गया तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। तब शायद इजराइल सीधे सैन्य हमला करने का फैसला ले सकता है और उससे फिर एक खुली विनाशकारी जंग छिड़ सकती है। और साइबर हमले, सैटेलाइट युद्ध? हाँ, वो खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल दुनिया में ये लड़ाई और तेज हो सकती है। तो मतलब एक छोटी सी गलती, बिल्कुल, एक गलत कदम, कोई ड्रोन हमला हो, कोई गलत खुफिया जानकारी पर एक्शन हो, या ईरान कोई परमाणु परीक्षण कर दे, कुछ भी इस छिपे हुए संघर्ष को एक भयानक खुली लड़ाई में बदल सकता है। और सवाल यही है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, इसके नतीजों के लिए? शायद नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल सिर्फ दो दुश्मन देश नहीं है, ये दो टकराती हुई विचारधाराएं हैं। हाँ, एक शायद दूसरे को नक्शे से ही मिटा देना चाहता है और दूसरा फिर कभी नहीं की कसम खाए बैठा है। और इस बड़ी बिसात पर अमेरिका, रूस, चीन जैसे खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं। ये वाकई एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। और ये खामोश लड़ाई इसीलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये दिखती नहीं है, लेकिन ये कभी भी फट सकती है। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, ये विचारधाराओं की है, क्षेत्रीय शक्ति की है, वैश्विक स्थिरता की है। वो कौन सी एक घटना होगी, शायद कोई ड्रोन हमला, कोई साइबर अटैक या कोई परमाणु परीक्षण, जो इस अदृश्य युद्ध की चिंगारी को भड़का देगी और इसे सबके सामने ले आएगी। इस पर जरूर सोचिएगा।